हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवी और जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने पॉलिटी की करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में रहा। तो पहला जो टॉपिक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने सारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था। उसके बाद आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है उसमें हम क्वेश्चन आवर के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन आवर क्यों न्यूज में था? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोकसभा एंड राज्यसभा में ये जो क्वेश्चन आवर वाला टाइम था उसको सस्पेंड कर दिया गया था, इस वजह से ये न्यूज में था। तो ये पता होने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना ज्यादा जरूरी कि क्वेश्चन आवर कब आता है हमारे पार्लियामेंट में। देखो, पार्लियामेंट के पूरे दिन का वर्किंग कैसे रहता है ये आपको हम बताएंगे। पहले तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक क्वेश्चन आवर का टाइम रहता है, सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, फिर 12 बजे से लेके 1 बजे तक का जो टाइम होता है वो जीरो आवर होता है। 1 से 2 बजे तक का जो टाइम होता है वो लंच टाइम होता है। और 2 से 6 एंड 2 से 5, 2 से 6 बजे का जो टाइम है वो किसकी वर्किंग टाइम है? लोकसभा का वर्किंग टाइम है। एंड 2 से 5 जो है वो राज्यसभा का वर्किंग टाइम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आवर क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। जो फर्स्ट आवर होता है सिटिंग का उसको हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं। इसमें जो एमपीज होते हैं मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब देखो, जैसे आपको पता है लोकसभा की कितनी सीट्स होती है? 543 सीट्स हैं। ठीक है, उसमें से सारे तो गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, मतलब उनमें से जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर और अदर पार्टी के मेंबर्स होते हैं। तो जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो लोग क्या कहलाए जाते हैं? मिनिस्टर्स कहलाए जाते हैं, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं ना। उसके अलावा जो बाकी के मेंबर्स होते हैं उनको हम एमपीज बोलते हैं। तो ये एमपीज जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस उनकी अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए और मिनिस्ट्रीज कैसे फंक्शंस कर रही है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आवर के टाइम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दोनों जो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो अलग अलग फॉलो करते हैं। जब पार्लियामेंट की बिगिनिंग हुई थी, कब? 1952 में। तब जो लोकसभा ने रूल्स प्रोवाइड किए थे क्वेश्चन आवर के, कि लोकसभा में जो क्वेश्चन आवर होगा वो डेली होगा। मतलब लोकसभा में जो क्वेश्चन आवर होता है उसका टाइमिंग होता है 11 बजे से 12 बजे तक डेली होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में कैसा है? राज्यसभा में जब इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था तो क्वेश्चन आवर कितना होता था? 2 डेज अ वीक होता था, मतलब 2 दिन ही होता था वीक में। फिर बाद में इसको चेंज करके 4 डेज अ वीक कर दिया गया। अब ये कब होता है? एवरीडे होता है, लाइक लोकसभा की तरह अब ये डेली होता है। अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एमपीज? तो देखो कितने टाइप के होते हैं। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर्स और हाफ एन आवर डिस्कशन। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में हमको ओरल आंसर देना होता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ओरली आंसर देते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिटर्न आंसर देना होता है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका राइटिंग में आंसर देना होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में होता है ओरली आस्क कर सकते हैं आफ्टर क्वेश्चन आर फर्स्ट आइटम ऑफ एजेंडा इन केस ऑफ नो क्वेश्चन आर प्लान। अगर कोई भी क्वेश्चन आर प्लान नहीं किया गया है तो क्वेश्चन आर के बाद इसको ओरली आस्क कर सकते हैं। इसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर्स, मैटर कनेक्टेड टू द मेंबर टू होम क्वेश्चन इज आस्क्ड, मतलब प्राइवेट मेंबर खुद अपने मन से क्वेश्चन पूछ ले। हाफ एन आवर डिस्कशन हेल्ड विद द स्पीकर परमिशन, स्पीकर की परमिशन से ये हेल्ड होता है इन केस मेंबर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर टू द स्टार्ट एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन। मतलब ये जो स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ट क्वेश्चन है, इनके आंसर से अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो स्पीकर से परमिशन लेके ये हाफ एन आवर का डिस्कशन किया जाता है उस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है? 15 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाता है स्पीकर और चेयरमैन को टू आस्क क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन पूछना है उसके लिए 15 दिन प्रायर नोटिस देना होता है स्पीकर या चेयरमैन को। ठीक है, और ये जो पीरियड है इसको रिड्यूस भी कौन कर सकता है? स्पीकर और चेयरमैन ही कर सकते हैं। ठीक है, ओनली 5 क्वेश्चन पर डे इन लोकसभा और 7 पर डे इन राज्यसभा अलाउड होते हैं एक मेंबर। मतलब एक मेंबर 5 क्वेश्चन पूछ सकता है एक दिन में, कहाँ पे? लोकसभा में। और 7 क्वेश्चन पूछ सकता है एक दिन में, कहाँ पे? राज्यसभा में, एक मेंबर।
सिंगल मैम। समझ में आया? स्टार्ट क्वेश्चन ओरल आंसर, अनस्टार्ट क्वेश्चन रिटर्न आंसर, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ओरली क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। हाफ एन आवर डिस्कशन, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो परमिशन मांग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और लोकसभा में हमेशा से एवरीडे वाला सिस्टम रहा था क्वेश्चन आवर का। राज्यसभा में पहले 2 days अ वीक होता था, फिर 4 days अ वीक होता है, अभी एवरीडे होता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन पूछने के पहले पार्लियामेंट में मेंबर को 15 days नोटिस देना पड़ेगा, किसको? चेयरमैन और स्पीकर को, इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जैसा दिया हुआ है। और 5 क्वेश्चन एक दिन में पूछे जा सकते हैं लोकसभा में, और 7 क्वेश्चन एक दिन में पूछे जा सकते हैं कहाँ पे? राज्यसभा में। अब ऐसा है कि पहली बार क्वेश्चन आवर का सस्पेंशन हुआ है या इसके पहले भी हुआ है? तो पास्ट में भी कई बार क्वेश्चन आवर का सस्पेंशन हो चुका है। कब कब हुआ है? 1962 में जब वॉर हुई थी, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, 1966 में जब इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी हमारी लगी थी 1975 से 77 तक, ठीक है, 76 तक, 76 के एंड तक, ठीक है। फिर 1991 में हुआ है, 2004 एंड 2009 में भी हुआ है, अलग अलग रीजंस की वजह से हुआ है। क्वेश्चन आर वाज फर्स्ट, देखो सबसे पहले डिस्पेंस कब किया गया था? इंडो चाइना वॉर हुआ था, विंटर सेशन में इसको सस्पेंड कर दिया गया था 1962 में। 1971 के विंटर सेशन में भी इसको सस्पेंड किया था क्योंकि पाकिस्तान हमसे वॉर करने के लिए आ गया था, ठीक है। इमरजेंसी टाइम में पार्लियामेंट फंक्शन विदाउट द क्वेश्चन आवर। अगर इमरजेंसी, जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी 1975 और 1976 में, तभी भी पार्लियामेंट विदाउट क्वेश्चन आवर के चल रही थी। कौन कौन से? 2 सेशन, मॉनसून सेशन ऑफ 1975 एंड विंटर सेशन ऑफ 1976। देखिए, मॉनसून सेशन ऑफ 1975 एंड विंटर सेशन ऑफ 1976। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप 1.5x की स्पीड से भी देख सकते हैं, अगर तेज लग रही है तो 0.75x की स्पीड से एडजस्ट करके देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जीरो आर क्या है। जीरो आर मैंने बताया था आपसे कितने बजे के बीच में होता है? 12 से 1 बजे के बीच में होता है, ठीक है। ये भी हमने देखा था, ये देखिए 12 से 1 के बीच में होता है। अब इसको जीरो आर कब होता है? क्वेश्चन आर के जस्ट इमीडिएट बाद जीरो आर स्टार्ट होता है, और ये 12 बजे, दिन के 12 बजे स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम जीरो आर रखा गया है। टिपिकली इसमें किस चीज पे डिस्कशन किया जाता है? इंपॉर्टेंट जो बिल्स होते हैं, बजट होता है, और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, नहीं सॉरी, जो डिस्कशन होता है वो इम्पोर्टेंट बिल्स और बजट पे ही होता है, और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज होते हैं उन पे डिस्कशन 2 बजे के बाद होता है, मतलब आफ्टर लंच, ठीक है। जो भी members wishing to raise matters during the zero hour need to give notice to the speaker prior to the start of the daily session। जीरो आवर में अगर कोई भी मैटर पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसको स्पीकर को प्रायर नोटिस देना पड़ेगा डेली सेशन के लिए। जीरो आवर जो है वो इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, इंडिया का इनोवेशन है। क्वेश्चन आवर जो है, और ये क्वेश्चन आर की तरह हमारी रूल ऑफ प्रोसीजर बुक है उसमें मेंशन नहीं है। जीरो आर का एग्जिस्टेंस कब से है? 1962 से, जबकि हमको पता है क्वेश्चन आर का जो क्वेश्चन आर जो स्टार्ट हुआ था वो 1952 से ही स्टार्ट हो गया था, जब पहली बार पार्लियामेंट सेशन में आई थी। लेकिन जीरो आर कब से स्टार्ट हुआ है? 1962 से हुआ है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ जीरो आर एवरी डे ड्यूरिंग दी सेशन। जीरो आर मैंडेटरी नहीं होता है डेली के सेशन में, ठीक है। क्वेश्चन आर मैंडेटरी होता है, लेकिन उसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी किया कोविड-19 की कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। चलिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्यों न्यूज में रही थी उसके बारे में देखेंगे। पैंडेमिक की वजह से जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेन्योर है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, वो खत्म हो गया, मतलब लॉस्ट हो गया था, क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन आ गया था तो पार्लियामेंट्री फंक्शन नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसका जो टाइम था वो लॉस्ट हुआ था पैंडेमिक की वजह से। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी जो होती है उसको उसके 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कमेटी। एक होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है। एक इंक्वायरी कमेटी जो इंक्वायर करती है। एक होती है स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल कमेटी, और कमेटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेज, जो हाउस का बिजनेस चलता है डे टू डे बेसिस पे, उसकी एक कमेटी होती है। एक होती है हाउस कीपिंग कमेटी और दी सर्विस कमेटीज, ठीक है, ये होती है। अब राज्यसभा जो चेयरमैन होता है, ऑल्सो कॉल्ड फॉर 2 year फिक्स्ड टेन्योर ऑफ दी फॉर दी हाउस पैनल। राज्यसभा चेयरमैन
2 ईयर का फिक्स्ड टेन्योर रखता है हाउस पैनल का। 2 ऑप्शंस, अब ये भी न्यूज में था, 2 ऑप्शन थे उनके पास, या तो वो क्या करे, पैनल का टर्म जो है वो 1 और साल के लिए इंक्रीज कर ले, या क्या करें, दूसरी नई कमेटी फॉर्म करे और उसका टेन्योर कितना कर दे, 2 साल का कर दे। ठीक है, एट प्रेजेंट जो टेन्योर है पब्लिक स्टैंडिंग कमेटी का वो कितना है, 1 ईयर है। ठीक है, कितना करा है, 1 ईयर करा है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है अडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो पार्लियामेंट की परमानेंट नेचर की होती है, मतलब परमानेंट होती है, वो हर साल क्या की जाती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और वो कंटिन्यूस बेसिस पे वर्क करती है। लेकिन जो अडॉक कमेटी होती है वो टेम्पररी नेचर की होती है, जब भी उनको जो टास्क दिया जाता है वो कंप्लीट हो गया उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता है, मतलब एबॉलिश कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम अडॉक कमेटी। ठीक है, समझ में आया, 2 कमेटी होती है, स्टैंडिंग और एक अडॉक कमेटी। और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन टेन्योर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कमिटीज को मेंशन किया गया अलग अलग प्लेसेस पे, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन या कोई कंपोजिशन या कोई टेन्योर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये जो भी रूल होते हैं दोनों हाउसेस के उसके अकॉर्डिंग काम करती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पब्लिक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, पहले तो क्या करते हैं, डिटेल्ड स्क्रूटिनी करती है ये, और गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है नॉन पार्टीशन मैनर में उसको बताती हैं। दूसरा, एड्स द अपोजिशन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, अपोजिशन का शेयर ये देती हैं। तीसरा है, रेलेवेंट स्टेक होल्डर को एंगेज करने का काम करती है और फाइनेंशियल प्रूडेंस को बताने का काम करती है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो उनकी पावर उनको किससे मिलती है, आर्टिकल 105 से मिलती है, ऑन द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर एंड आर्टिकल 118। कौन कौन से 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को अथॉरिटी देती है। ठीक है, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, और ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो हर साल बन रही है, ये जो रिकमेंडेशन होगी जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट इनको माने, बाउंड नहीं है इनको मानने के लिए। ठीक है, तो ये था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। अब दूसरा जो न्यूज में था वो था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आप अपने ऑफिस में वर्क करें, उसके अलावा आप दूसरे ऑफिस में वर्क करे और वहां से प्रॉफिट ले, तो उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों न्यूज में था, अभी पार्लियामेंट्री पैनल जो है उन्होंने वापस से बोला है कि जो सेंटर का रिस्पॉन्स है लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्लियर द एम्बिग्यूटी ऑफ द ओवर डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर की डेफिनेशन के ऊपर जो कंफ्यूजन है और इसकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड चल रही है उसको अमेंड किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन को, की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना ही डिफाइन किया गया है, और ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसलिए अलग अलग कोर्ट इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, और विथ सर्टेन ड्यूटीज दैट आर मोर और लेस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर, और उन ड्यूटीज के लिए जो पब्लिक कैरेक्टर की होती है। ठीक है, essence is that legislators should be able to carry out their duties in a free manner without any obligation to the government of the day। लेजिस्लेटर का काम क्या होता है कि वो अपनी ड्यूटीज को फ्री मैनर में परफॉर्म करे, कोई भी ऑब्लिगेशन ना हो गवर्नमेंट का उसके ऊपर, ये एसेंस है इसका। रूलिंग बाय द कोर्ट, कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रद्युत बारडोली वर्सेस स्वपन रॉय 2001 के केस में ये आउटलाइन किया था कि 4 ब्रॉड प्रिंसिपल होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि एक ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे अट्रैक्ट करता है, मतलब कौन कौन सी 4 कंडीशन है जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन उसको मिलेगा, या मतलब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यूज कर रहा है, ये प्रूफ होगा। पहला तो क्या, वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑफिस, मतलब एक ऑफिस में काम करने के बाद आप किसी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो जहां पे गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर रही है, रिमूवल कर रही है, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो वहां अगर आप काम करते हुए पाए गए तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा क्या होता है, ऑफिस हैज एनी रेन्यूमरेशन अटैच्ड टू इट, उस ऑफिस से कोई ना कोई रेन्यूमरेशन अटैच्ड है। तीसरा, whether the body in which office is held has government powers,
ऐसी बॉडी जहाँ पे गवर्नमेंट पावर्स इंक्लूडेड है, तो वहां पे भी आप काम कर रहे हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, वेदर द ऑफिस इनेबल्स द होल्डर टू इन्फ्लुएंस द वे ऑफ पेट्रोनेज। ठीक है, मतलब कोई पेट्रोनेज उसको दिया जाता है तो वो भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंडर में आएगा, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्क्वालिफिकेशन किया है जया बच्चन को फ्रॉम राज्यसभा 2006 में, उन्होंने बोला deciding the question as to whether one is holding office of profit or not, what is relevant is whether office is capable of yielding a profit or profit pecuniary gain or not, whether the person actually obtained a monetary gain। उन्होंने राज्यसभा से जया बच्चन को डिस्क्वालीफाई किया था और ये बोला था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सिर्फ इससे रेलेवेंट नहीं है कि ऑफिस कुछ ईल्ड कर रहा है या कुछ प्रॉफिट कमा रहा है या कुछ पेक्यूनरी गेन हो रहा है या कुछ मॉनेटरी गेन हो रहा है। ठीक है, पर्सन जिसको भी मॉनेटरी गेन मिल रहा है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में आएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या बोलते हैं, अंडर आर्टिकल 102 ऑफ 1 एंड 191 ऑफ 1 एंड एमपी और एमएलए इज बैड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ना ही एमपी ना ही एमएलए ये दोनों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ऑल्सो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी इंसान ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब उसको एमपी की पोजीशन या एमएलए की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। एमपी के लिए आर्टिकल 102 है, एमएलए के लिए जो आर्टिकल है वो 191 है। ठीक है, और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ है वो सिंपली क्या करता है, एनफोर्स करता है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो बेसिक फीचर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, लीगल प्रोविजन क्या है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 लिस्ट अ वाइड रेंजिंग नंबर ऑफ ऑफिसेज दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन। जो पार्लियामेंट एक्ट 1959 का, उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफिसेस को एग्जेम्प्ट किया है डिस्क्वालिफिकेशन से। समझ में आया? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आप एक ऑफिस को के अलावा भी कहीं और से आप कुछ कर रहे हो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में आता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया है, आरपीएम 1951 में भी इसको डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसके बारे में। फिर नेक्स्ट जो न्यूज में रहा वो था राज्यसभा का इलेक्शन। राज्यसभा का इलेक्शन रिसेंटली राज्यसभा में 19 सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ है और 8 स्टेट्स में ये कंक्लूड किया गया है। ठीक है, राज्यसभा इलेक्शन राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, लेकिन 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल में क्या करते हैं, रिटायर करते हैं। ठीक है, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years। कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं सिर्फ वो इसको इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते हैं। मेथड क्या होता है, proportional represented by means of single transferable vote। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की हेल्प से इसका ये मेथड होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मेथड यूज किया जाता है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज किया जाता है। अब 4th शेड्यूल में राज्यसभा की जो सीट है उसको अलोकेट करने का अलोकेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन बने कि राज्यसभा की सीट्स को कैसे अलोकेट किया गया है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे अलोकेट किया गया है और राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो 4th शेड्यूल में अलोकेटेड है, मेंशन की गई है। आर्टिकल 80 है। अच्छा, 3 आर्टिकल आपको हमेशा याद रखने हैं, 79, 80 एंड 81। 79 जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बताता है, 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में बताता है, 81 जो है लोकसभा के बारे में। लोगों को कंफ्यूजन होता है, पहला 80 आएगा 80 बनाएगा, राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है तो ये पहले आएगा, लोकसभा लोअर हाउस है तो ये बाद में आएगा। अब आर्टिकल 80 में क्या मेंशन किया गया है, 250 जो है टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें से 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर है, जिसको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कितना टर्म है इनका, 6 ईयर का टर्म होता है। ठीक है, बाय इलेक्शन के द्वारा जो भी मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो सिर्फ जितना टर्म रिमेनिंग होता है उतने ही टर्म के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 84 में जो क्वालिफिकेशन है वो डिफाइन की गई है, राज्यसभा के मेंबर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 years
प्लस एज होनी चाहिए, 30 ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और कोई भी क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब है वो उसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा याद हो तो लोकसभा के लिए कितनी एज है, और क्या बोलते हैं हमारे जो पंचायत के इलेक्शन उसके लिए कितनी एज है, तो लोकसभा के लिए 25 ईयर्स मिनिमम एज होती है, और पंचायत के इलेक्शन के लिए 21 ईयर्स जो होती है वो मिनिमम एज होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे अदर इम्पोर्टेंट न्यूज। इतनी ही न्यूज रही थी पार्लियामेंट्री फंक्शन से रिलेटेड। फिफ्थ न्यूज है आर्टिकल 164 का 1A। ये आर्टिकल में लिखा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में, ठीक है। ये कौन से अमेंडमेंट में बोला गया था, 91st अमेंडमेंट में बोला गया था कि 15% से ज्यादा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये जो है वो इस आर्टिकल को वायलेट कर रही है, मतलब 15% से ज्यादा एक्सीड हो गई है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अर्नब गोस्वामी को, जो उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस था उसमें उन्होंने क्या ब्रीच किया था, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क दिया था किसको, सीएम ऑफ महाराष्ट्र को, ठीक है। उसी के लिए उनको बोला था, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस लगाया गया था अर्नब गोस्वामी में, जिसको उनको रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। एमपीज और एमएलए दोनों के लिए होता है। ऐसा कोई भी एक्ट जो ऑब्स्ट्रक्ट करता हो या इम्पीड करता हो ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी हाउस और स्टेट लेजिस्लेचर को उसके फंक्शन को परफॉर्म करने से रोक रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बोलते हैं, ठीक है। As there is no law elected by the parliament, breach of privilege are governed by the British Parliamentary Convention। ये जो लॉ है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की कन्वेंशन से चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है। अब दूसरा है एमपी लेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ठीक है। एमपी लेड स्कीम को अभी सस्पेंड कर दिया था कोविड-19 की वजह से, ये आपको पता होगा। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्ज गवर्नमेंट टू रिलीज फंड फॉर द प्रोजेक्ट सैंक्शनड इन 2018 एंड 19। जो एमपीज है उन्होंने अर्ज किया है कि जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए थे 2018 और 2019 में, उनके लिए क्या रिलीज किया जाए, फंड रिलीज किया जाए, विच वेर सस्पेंडेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एमपी लेड फंड को सस्पेंड कर दिया गया था, तो उनको वापस से इशू करने के लिए 2018 और 2019 की जो प्रोजेक्ट थे उनके लिए फंड मांगा है, ठीक है। एमपी लेड स्कीम क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो हर एमपी को चॉइस देती है कि वो अपने हिसाब से कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चूज कर ले और उसको ट्यून करे उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए, और उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, 5 करोड़ पर एनम दिए जाएंगे उसका डेवलपमेंट करने के लिए। एमपीज को ये भी रिकमेंड किया गया है कि हर साल का वर्क करने के बाद उसका कॉस्ट कितना हुआ, और उस कॉस्ट का एटलीस्ट 15% जो है एमपी लेड्स एंटाइटलमेंट फॉर द ईयर और फॉर एरिया इनहेबिटेड बाय द एससी पॉपुलेशन। मतलब जो भी उन्होंने खर्चा किया है एमपी लेड स्कीम में, उसका जो भी खर्चा हुआ है उसका 15% किसके लिए जाना चाहिए, एससी पॉपुलेशन के लिए जाना चाहिए, और 7.5% किस एरिया में डेवलपमेंट करना चाहिए, जहां पे एसटी पॉपुलेशन रहती है। समझ में आया, मतलब एमपी लेड स्कीम जो है उसमें जो भी एमपी क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसमें से 15% जो है वो एससी वाले एरिया में डेवलपमेंट करना उनका जरूरी है हर साल, और 7.5% उनको एसटी वाले एरिया में डेवलपमेंट करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज में रहा वो था अटॉर्नी जनरल का टेन्योर। अब अटॉर्नी जनरल का टेन्योर जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब हमारे जो करंट अटॉर्नी जनरल है वो थे के वेणुगोपाल, उन्हीं का टर्म प्रेसिडेंट ने क्या किया है, उनको रीअपॉइंटमेंट किया है 1 ईयर के लिए, ठीक है, 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया है। कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 76 में आता है कि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का ऑफिस होना चाहिए, और ये कौन होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारी कंट्री के, ठीक है। और वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और अटॉर्नी जनरल का जो टर्म होता है ऑफिस का वो फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया हुआ है। इसका जो टर्म है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे चलता है। प्रेसिडेंट जितने टाइम के लिए बोलेगा उतने टाइम के लिए वो वर्क करता रहेगा, ठीक है। इनको क्या क्या राइट है, राइट टू स्पीक है, और ये किसी भी प्रोसीडिंग में पार्ट कर सकते हैं बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बट इनको वोट करने का राइट नहीं है। मतलब आर्टिकल 76 में आते हैं, ये किसी भी प्रोसीडिंग में पार्ट कर सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारे जो थे वो क्या थे, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में थे। तो कौन कौन सा क्या क्या हमने देखा वो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। देखिए, क्वेश्चन आर के बारे में देखा था हमने कि क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया गया था, लेकिन पहली बार नहीं किया गया, इसके पहले भी बहुत बार किया गया। उसके बाद जीरो आर को हमने देखा, जीरो आर इंडिया का इनोवेशन है। क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन जो ओरली आंसर किए जाते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो रिटर्न आंसर किए जाते हैं। ठीक है, 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन लोकसभा में पूछे जा सकते हैं, 7 क्वेश्चन राज्यसभा में पूछे जा सकते हैं एक मेंबर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो सिग्निफिकेंट अमाउंट था टेन्योर का, वो लॉस्ट हो गया था कोविड की वजह से, इसलिए उनको वापस से रीअपॉइंट किया गया। अब उनका टेन्योर 1 ईयर के लिए बढ़ाया गया है। 2 टाइप की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है अडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो परमानेंट बेसिस पे होती है, और अडॉक कमेटी जो होती है वो टेम्पररी बेसिस पे होती है। ठीक है, पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को रीडिफाइन करने को बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी उसके लिए कंफ्यूजन है उसके बारे में न्यूज थी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन नहीं है, और ये एक बेसिक फीचर बना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमने देखा था। राज्यसभा के इलेक्शन जो है 19 सीट्स पे हुए थे, इसके बारे में ये देखा था। ये परमानेंट बॉडी है, इसलिए 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, 30 ईयर्स जो है मिनिमम एज होती है। राज्यसभा के इलेक्शन में आर्टिकल 80 में मेंशन किया गया है कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। 4th शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि सीट का जो एलोकेशन होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। फिर आर्टिकल 164 में देखा था कि 15% से ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स को इलेक्ट नहीं करना है एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, 91st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था उसमें 15% लिमिट लगाई गई थी। ठीक है, फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को हमने देखा था। एमपी-लेड स्कीम जो सस्पेंड कर दी गई थी कोविड की वजह से, उसके लिए फंड रेज करने को बोला है, और उसमें से 15% एससी का डेवलपमेंट करना है, 7.5% एसटी एरिया का डेवलपमेंट करना है, ये हमने देखा था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को वापस से रीअपॉइंट किया है 1 ईयर के लिए। आर्टिकल 76 में आता है, राइट टू स्पीक है इनको, और ये किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन राइट टू वोट का राइट इनके पास नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, थर्ड और फोर्थ, जुडिशियरी भी शायद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि अगर आपको हिस्ट्री, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री का पार्ट कवर करना है तो उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके तमिलनाडु क्लास 11th क्लास 12 की हिस्ट्री को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी विजन है, इसकी 1 ईयर का करंट अफेयर सीरीज है, इसमें अब और आगे नए वीडियोज अपलोड होंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।